नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जनादेश बनाम सत्ता की। ये लड़ाई है लोकतांत्रिक परंपरा और राजनीतिक दबाव के बीच। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तमिलनाडु की जनता जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, क्या उसे रोका जा रहा है? क्योंकि जिस विजय को तमिलनाडु की जनता ने 108 सीटों के साथ सबसे बड़ा जनादेश दिया, आज वही विजय 2 बार राजभवन से लौटाए जा चुके हैं। पहली बार 112 विधायकों के समर्थन के साथ पहुंचे। राज्यपाल ने कहा 118 का आंकड़ा लाइए। दूसरी बार विजय पहुंचे और कहा कि हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ तमिलनाडु का सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। क्योंकि सवाल सिर्फ नंबर का नहीं था, सवाल ये था कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा है। कई कानून के जानकारों ने सवाल उठाए, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, अभिनेताओं ने सवाल उठाए, आखिर तमिलनाडु में संवैधानिक संकट क्यों खड़ा किया जा रहा है। और इसी बीच राज्यपाल का वो इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या शपथ दिलाकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दूं। यहीं से पूरा विवाद भड़क गया। क्योंकि सवाल पूछा गया, अगर राजनीतिक बातचीत हो रही है, अगर समर्थन जुटाया जा रहा है, तो हर चीज को हॉर्स ट्रेडिंग कैसे कहा जा सकता है? क्या मंत्री पद की बातचीत राजनीति का हिस्सा नहीं होती? क्या गठबंधन की राजनीति भारत में नई चीज है? लेकिन तमिलनाडु में जो माहौल बन रहा था उसमें लगातार यही आरोप लगने लगे कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया से ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। और उधर दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एक अलग ही गणित चल रहा था। कहा जाने लगा कि किसी भी हालात में विजय और राहुल वाले गठबंधन की सरकार नहीं बनने देंगे। यहीं से नई चर्चा शुरू हुई। तमिलनाडु की 2 सबसे बड़ी धुर विरोधी पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके क्या साथ आ सकती हैं? राजनीति में इससे बड़ा विरोधाभास शायद ही कोई हो। वो डीएमके जिसने पूरे चुनाव बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, वो डीएमके जिसने संसद में डिलिमिटेशन वाले मुद्दे पर विरोध किया, काले झंडे लगाए, काले कपड़े पहने, बीजेपी के खिलाफ जमकर बोली। और दूसरी तरफ एआईडीएमके जो एनडीए का हिस्सा रही, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन रहा। लेकिन अब खबरें आने लगी कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है, सिर्फ इसलिए ताकि विजय को रोका जा सके। कहा जाने लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो एआईडीएमके एनडीए से बाहर भी आ सकती है, वीसीके को साथ लाया जा सकता है, लेफ्ट पार्टियों को जोड़ा जा सकता है और अचानक कोई शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई थी, ये सत्ता की राजनीति बन चुकी थी। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही थी, अगर बीजेपी के पास 108 सीटें हैं, अगर जनता ने पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी को इतना बड़ा जनादेश दिया है, तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें जीतना मामूली बात नहीं होती। यह तभी होता है जब जनता भावनात्मक रूप से आपके साथ खड़ी हो। और विपक्ष इसी जनादेश का मुद्दा उठा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर विजय को सरकार बनाने से रोका गया तो यह जनादेश का अपमान होगा, जनादेश लूटने जैसा होगा। लेकिन इसी बीच राजनीति ने एक और करवट ले ली। राहुल गांधी और कांग्रेस खुलकर विजय के साथ खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस के 5 विधायक पहले से समर्थन में थे और यही बात दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। क्योंकि अगर विजय की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन को एक नई ताकत मिलती है, कांग्रेस को एक नया सहयोगी मिलता है और केंद्र की राजनीति में विपक्ष और मजबूत होता है। यही वजह बताई जाने लगी कि दिल्ली किसी भी हालत में इस गठबंधन को सफल नहीं होने देना चाहती। लेकिन फिर खेल पलटना शुरू हुआ। वीसी के चीफ ने खुलकर राज्यपाल के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राज्यपाल उसी नेता को आमंत्रित करते हैं जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई हो। उन्होंने कहा कि टीवी के अध्यक्ष को कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है और केवल इसी कारण भाजपा और केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और दबाव डाल रही है। यहीं से संकेत साफ होने लगे। फिर 3 दलों ने समर्थन का ऐलान कर दिया, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके। अब पूरा गणित बदल चुका था। 107 सीटें टीवीके की, 5 कांग्रेस की, 2 वीसीके की, 2 सीपीआई, 2 सीपीआईएम, 2 आईयूएमएल और 2 पीएमके, कुल 123 सीटें। यानी वही आंकड़ा जिसकी मांग राजभवन कर रहा था। और जैसे ही यह संख्या सामने आई, तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि विजय बहुमत नहीं जुटा पाएंगे, अब वही बैकफुट पर दिखाई देने लगे। और तभी यह कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने पूरी गोटी फिट कर दी। जो शपथ 4 दिनों से अटकी हुई थी, अब उसका रास्ता साफ हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अचानक अगले 24 घंटे में पूरा खेल फिर बदल गया। फिर एआईडीएमके को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी उसके जरिए सरकार बनवाना चाहती है। अब वही एआईडीएमके बीजेपी से अलग होने की तैयारी में दिखाई देने लगी। कहा जाने लगा कि एआईडीएमके ने फैसला ले लिया है कि वह बीजेपी और एनडीए से अलग होगी। और यही बीजेपी का पूरा खेल उल्टा पड़ता दिखाई देने लगा। क्योंकि जो कोशिश
बीजेपी को रोकने के लिए शुरू हुई थी, अब उसी कोशिश ने बीजेपी का अपना गठबंधन हिला दिया। कहा गया कि एआईडीएमके के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। 35 विधायक अलग होने को तैयार हैं और दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दिया जाए। अब नया गणित सामने आ गया, पहले 123, फिर बागियों के साथ 158, और अगर पूरी एआईडीएमके समर्थन दे दे तो आंकड़ा 170 तक पहुंच सकता है। और यहीं से कहा जाने लगा कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति विजय ने बदल दी है। कांग्रेस डीएमके से अलग होकर विजय के साथ आ गई, एआईडीएमके बीजेपी से अलग होने को तैयार हो गई, लेफ्ट पार्टियों पर दबाव बढ़ गया और बीजेपी तमिलनाडु में अकेली पड़ती दिखाई देने लगी। यहां तक कहा गया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने निकली बीजेपी अब खुद उसी में गिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी जिस एआईडीएमके के सहारे तमिलनाडु में अपनी राजनीति बचाई हुई थी, अब वही सहयोगी दूर होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब बीजेपी पर खड़ा हो गया, एक सीट वाली बीजेपी तमिलनाडु में अब करेगी क्या? क्योंकि जो राज्यपाल के जरिए शपथ रोकने की कोशिश बताई जा रही थी, उसका नतीजा उल्टा निकलता दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक और राजनीतिक भूचाल आया, डीएमके ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय को समर्थन दिया तो डीएमके ने इसे विश्वासघात बताया। बैठक बुलाई गई, प्रस्ताव पास किए गए और कहा गया कि कांग्रेस ने वही व्यवहार किया जिसका आरोप वह दूसरे राज्यों में बीजेपी पर लगाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरा, राहुल गांधी, क्योंकि लगातार यही नैरेटिव बताया गया कि राहुल ने पूरा राजनीतिक गणित बदल दिया, समर्थन जुटवाया, विपक्ष को एकजुट किया और बीजेपी की विसात पलट दी। एक तरफ बीजेपी का जनादेश, दूसरी तरफ राहुल की रणनीति, और इसी से तमिलनाडु की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई चेहरे एक्सपोज भी हुए। डीएमके जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करती रही, अब उसी एआईडीएमके के साथ बातचीत करती दिखाई दी, जो एनडीए का हिस्सा रही। एआईडीएमके जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, अब सत्ता के लिए नए समीकरण खोजती दिखाई दी। तो लेफ्ट पार्टियों पर भी सवाल उठे, अगर विजय के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल फिर वही, क्या तमिलनाडु में सरकार बनाने का फैसला जनता करेगी या राजनीतिक जुगाड़? क्या सबसे बड़ी पार्टी को मौका मिलेगा या सत्ता के गलियारों में नया गणित तैयार होगा? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, विजय ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा चेहरा बदल दिया है। उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने तमिलनाडु की पुरानी राजनीति को चुनौती दी है। और शायद यही वजह है कि उन्हें रोकने के लिए इतने सारे राजनीतिक समीकरण अचानक बदलने लगे। लेकिन अब नजरें अगले 48 घंटों पर है। क्या राज्यपाल विजय को शपथ दिलाएंगे? क्या 123 का आंकड़ा स्वीकार किया जाएगा या एआईडीएमके सच में बीजेपी से अलग होगी? क्या 170 विधायकों का समर्थन विजय के साथ जाएगा? ये सारे सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, तमिलनाडु की जनता इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रही है। कौन जनादेश के साथ खड़ा है और कौन सत्ता के साथ, कौन लोकतंत्र की बात कर रहा है और कौन राजनीतिक जुगाड़ की। क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतने में नहीं होती, लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब जनता के लिए हुए जनादेश का सम्मान किया जाए। और तमिलनाडु में इस वक्त वही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।